आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस वक्त पूरे देश में जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरल शब्दों में समझें तो समान कानून। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। एक तबका ऐसा है जो इसका विरोध भी कर रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। केरल के राज्यपाल, देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आरिफ मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। धन्यवाद। एक वो दौर था जब मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई आपने लड़ी थी अपनी सरकार के खिलाफ जाकर भी, और एक ये दौर है जब एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के हकों की बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सहारे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए? हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी बहस के बाद, गौर करने के बाद उन्होंने इस सिद्धांत को नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में रखा। आर्टिकल 44 उसके बाद कहता है कि राज्य का, सरकार का नहीं, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करे। अब जो लोग इसके खिलाफ बात करते हैं वो ये, मेरी समझ से ये भ्रामक प्रचार करते हैं कि इसके बाद अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार जो शादियां होती हैं या जो और रीति रिवाज हैं, जैसे उसमें समरूपता लाने का प्रयास होगा। ये अपने आप में बहुत ही भ्रामक बात है। सर, क्या आपको लगता है कि ये दरअसल में संविधान से ऊपर शरिया है, ये जो सोच है यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इसका विरोध हो रहा है? मुझे ये तो बता दो, शरिया है क्या? मैं जब अदालत में जाता हूं तो वो मुझसे अकेले इन मामलों में जो पर्सनल लॉ में आते हैं, वो अकेले मुझसे ये नहीं पूछते हैं कि तुम किस धर्म के हो, बल्कि जब मैं ये कहता हूं, जब कोई वादी जाता है अदालत में इन मामलों में, पर्सनल लॉ के मामलों में, तो उससे उसका धर्म भी पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि तुम हनफी हो कि शाफई हो कि मालिकी हो कि हम्बली हो कि जाफरी हो। यानी ये मुस्लिम लॉ भी नहीं है, ये सेक्टेरियन लॉ है। ये सब मुसलमानों के बीच में जो विभिन्न संप्रदाय हैं, ये उनके सबके अलग अलग कानून हैं। लेकिन सर, जो बात इस ड्राफ्ट के आधार पर, इस ड्राफ्ट के पक्ष में कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि मुस्लिम बच्चियों की जो शादी है वो भी कानून के मुताबिक होगी। 9 साल नहीं, 18 साल, या फिर अगर 21 साल किया जाता है तो 21 साल। वो मुस्लिम बच्ची अगर किसी को गोद लेना चाहे तो वो गोद ले सकेगी। संपत्ति में बराबर का बंटवारा होगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा है? कहा तो यही जा रहा है कि हमारी कल्चर को बदला जा रहा है, शरिया में इसका जिक्र नहीं है। मतलब कल्चर का मतलब ये वही हुआ जो मुझसे नरसिम्हा राव जी ने कहा था, जिसका जिक्र पार्लियामेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और जिस पे 2019 में बड़ा विवाद बन गया था। माननीय नरसिम्हा राव जी ने मुझसे, जब मैंने इस्तीफा दिया था, तो समझाते हुए मुझसे ये कहा था कि हम राजनेता हैं, समाज सुधारक नहीं हैं। अगर ये लोग गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये दृष्टिकोण नहीं है। वो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जब आप शाबानों के मामले को उठा रहे थे तब भी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत का जिक्र किया था। तब से लेकर अब तक भी एक लंबा वक्त बीत गया, और इसका मतलब ये कि मुस्लिम बेटियों ने, बहनों ने वो जो एक उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था उससे वो महरूम रह गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त भी किया था, उससे पहले भी किया था, और अभी थोड़े ही साल पहले गोवा में एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल जस्टिस AS जो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, बोर्डे साहब, उन्होंने बहुत जोर दे के कहा था, और चूंकि गोवा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके जिनके मन में संदेह है वो आके गोवा में देख लें
कि गोवा में इस कानून को किस तरह लागू किया जा रहा है। क्या इस एक बात बिल्कुल साफ है जो उन्होंने भी कही, जो मैं भी कहता हूं, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का या किसी भी कानून का उद्देश्य लोगों के रस्मों रिवाज में एक रूपता पैदा करना नहीं है। उसका उद्देश्य है न्याय की समानता पैदा करना। बिल्कुल। लेकिन क्या वजह है कि वो कानून जो दुनिया के 125 देशों में लागू है, वो कानून जो सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों में भी लागू है, उसको यहाँ स्वीकार करना तो दूर, उसको लेकर बहस करने से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं एक तबका? उसका और कोई कारण नहीं है। आप कानून बदल सकते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। कुछ लोगों की आदत है कि वो धर्म को, वो अंग्रेजी का फ्रेज है टू वियर रिलीजन ऑन योर स्लीव, उनको धर्म की का प्रदर्शन करने में आनंद आता है। और केवल आनंद ये नहीं कि इस प्रदर्शन में आनंद है, ये प्रदर्शन करके वो दुनियावी फायदे हासिल करते हैं। सर, आप संवैधानिक पद पर हैं, मुझे सियासत को लेकर आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह इस विरोध की ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसकी पहल कर रहे हैं तो हमारी तो सियासी जमीन ही खिसक जाएगी। क्या ये एक डर है? ओके, अच्छा, मैं आपसे एक निवेदन करूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की और 3 तलाक पे पाबंदी लगी। यही सारी दलीलें जो आज दी जा रही हैं, ये 2019 में दी गई। अब उस पहल के और उस कानून बनने के कारण जो कुछ हुआ, वो उस पर ज़रा गौर करिए। आज की तारीख में 2019 से आज हम 2023 में हैं, 4 साल के अंदर मुस्लिम समाज में तलाक की दरें 95% से ज़्यादा नीचे आ गईं। अभी तो केवल 4 साल हुए हैं। आप ज़रा इंतज़ार करिए, हम तो नहीं होंगे, आप हो सकते हैं 40 साल बाद। 40 साल बाद 3 तलाक को ख़त्म करने का कानून जो नरेंद्र मोदी जी की पहल पे हुआ है, मैं आपको कहता हूँ कि इस देश में ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएं उनको किस रूप में देखेंगी आज से 40 साल के बाद, इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। उनकी जिंदगियां, मैं कह रहा हूं कि उनकी जिंदगियां जो नरक बनी हुई थीं, उनको इस कानून के जरिए वो नरकीय स्थिति खत्म हो गई। उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। तो इसके लिए हम धन्यवाद दें या ना दें, आने वाली नस्लें श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देंगी। माफी के साथ एक और पॉलिटिकल सवाल, जो बात आप कह रहे हैं उसको राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है? क्या ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है, सिर्फ अपनी सियासी जमीन खिसकने के डर के साथ? ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने शाहबानों के मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के अंतर्गत दिए गए फैसले को बदल दिया और एक तरह से ये कहा कि क्रिमिनल प्रोविजन भी अलग अलग होंगे अलग कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये देश तो कभी फिर इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। अगर उस सोच के मुताबिक चलिए तो इस देश में तो कभी एकता के सूत्र मजबूत हो ही नहीं पाएंगे। हमें उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, जो लड़ाई आपने शुरू की थी शाहबानो मामले में मुस्लिम महिलाओं के हकों की आवाज़ उठाकर, 2023 के आखिर तक आते आते उस लड़ाई को खत्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसकी उम्मीद आपको भी है? इसी साल बिल पर मोहर लग जानी चाहिए? बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपको ध्यान है 2017 में हाई कोर्ट के जज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी 3 तलाक जारी रही। और फिर मैंने 1 महीने के बाद मैंने पत्र लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को। अगले दिन उन्होंने मुझे बुला लिया और मुझसे कहा, अब आपको किसी, मेरी समझ में बात आ गई, अब आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने उस वक्त वो साहसपूर्ण फैसला किया जब राज्यसभा में उनकी का बहुमत नहीं था। उन्होंने धैर्य दिखाया। 2 साल लोकसभा में कानून पास हो गया, राज्यसभा में पास होने के लिए 2 साल का समय लगा, लेकिन एक
ऐसा काम कर दिया ऐतिहासिक, जिसके लिए मैंने कहा कि आने वाली नस्लें याद करेंगी। तो मुझे पक्का यकीन है कि इसी तरह ये चीज़ जो आज से बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, नहीं हुई। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये देश उस आचार संहिता को देखेगा जिसका मकसद ये नहीं होगा कि हम किसी के रस्म व रिवाज को ख़त्म कर दें। मानिए इस्लाम में है कि पति को पत्नी को मेहर देना है, ये कानून उस मेहर को वो जो रकम दी जानी है उसको नहीं रोकेगा। ये कानून क्या काम करेगा? ये कानून ये काम करेगा कि अगर दो महिलाएं समान परिस्थितियों में कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट उनसे ये नहीं पूछेगा न्याय देते वक्त कि तुम्हारा धर्म क्या है। समान रूप से न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसको ये कानून सुनिश्चित करेगा। जी, मतलब जो इस कानून का, इस विधेयक का विरोध करेंगे, आपको ऐसा लगता है कि शायद उनको आने वाली नस्लें माफ ना करें? मैं इतने सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वो खुद अपने अंतःकरण में झांकेंगे तो उनका अंतःकरण उनको कहेगा कि तुम महिलाओं को दाब के क्यों रखना चाहते हो। वो भी इंसान हैं, वो भी उसी तत्व से बनी हैं जिस तत्व से तुम बने हो, ये कुरान कहता है। तो तुम उन्हें दाब के क्यों रखना चाहते हो? क्यों तुम उन्हें सेकंड ग्रेड बनाना चाहते हो? ये ज़रूर उनका अंतःकरण उनसे कहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में क्यों होना चाहिए ये दर्शकों को सरल शब्दों में अपने अनुभव के आधार पर समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तीनों महत्वपूर्ण बैठकें सरकार के लिए काफी